हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से आया हुआ है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशंस, विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा का निर्माण, यानी कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट या ट्रेंड में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, जहां पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं। कंटिन्यू आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए दोस्तों। ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एक सेंटेंस से, एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही कारण है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से एक साथ आपकी सारी चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकती। केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वह टाइम टेकिंग हो जाता है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे हर ट्रेंड से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। वह हर वो टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके PDF में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। टोटल दोस्तों 31 सेट यानी कि 150 पेज के PDF में आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। वह संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। हर कंटेंट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग जानते हैं संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, तो इनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखेगा, पॉइंट है हमारा, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट रखा गया है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। एक तरफ विभिन्न समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति की, तो इनकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और दोस्तों मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। लास्ट है आपका
कार्य संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। हर फैक्ट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब इस टॉपिक से जो आपके दोस्तों बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर है, कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट है आपका, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। आगे बढ़ेंगे। संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। वह मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। अब यहीं पर दोस्तों कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट इस टॉपिक से रिलेटेड जुड़ जाते हैं, जो हम चाहते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इसको भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकें। देखिएगा, पॉइंट है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। आगे बढ़ेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं ताकि ये टू जेड दोस्तों आपका टॉपिक पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आप जानते हैं दोस्तों आपकी इस वैकेंसी में सीटें कितनी हैं और कंपटीटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स में बात की जाए दोस्तों तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट है। एक सफिशिएंट पीडीएफ है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे ऑल एग्जाम्स में बात की जाए तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ, इसके अलावा एनटीपीसी व ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। ये पीडीएफ हमारा दोस्तों आपको कम से कम समय में एक अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम पीडीएफ है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने दोस्तों, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की पीडीएफ को देख लेते हैं, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ये दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्लीट पीडीएफ है, जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, व उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारा पीडीएफ आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके इस पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार से आया हुआ है, जो कि आपका दोस्तों सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आप देखेंगे आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में न मिस हो सकते हैं और ना ही दोस्तों गलत हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा,
अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को आर्टिकल के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है दोस्तों आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, चूंकि यह आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट नंबर 1 है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चंस के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है। आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर ट्रेंड से दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। देखिएगा पॉइंट हमारा, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का परिच्छेद किया गया है। व अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। अच्छे से हर आर्टिकल्स को आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट नोट आप कंप्लीट कीजिए ताकि ये टॉपिक अच्छे से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। देखिएगा पॉइंट हमारा, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं या हमारे अधिकार हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 से ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ से, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट रखने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जानते हैं डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंघीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। यही कारण है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो देश का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि डीपीएसपी, फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय व अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, उद्देश्य का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता व समवर्ती सूची की व्यवस्था। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया व फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो जो संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है यानी कि आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। लास्ट है आपका रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है जहाँ पर विभिन्न वैकेंसियों के दोस्तों परफेक्ट पीडीएफ दिए जाते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है? जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश हैं आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि किस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ राजधानी भी मेंशन करके एक परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट किसी भी टेंट से आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है दोस्तों हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों इसमें विभिन्न राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे और इनकी राजधानी राजगिरे थी। नेक्स्ट शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों तो इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश की बात की जाए तो इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। व शुंग वंश की बात की जाए तो इनके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक दोस्तों हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। हर फैक्ट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, इनके संस्थापक दंत दुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह बिसुड़ थे, इनकी राजधानी काशीपुरम थी। चालुक वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वापी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी।
खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापन्नन थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। व सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। खेल जगत से दोस्तों बहुत सारी सीटें आपकी पीडीएफ में ऐड की गई हैं। क्वेश्चन था हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दे गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दे गए हैं। बात की जाए दोस्तों हॉकी की, तो इससे रिलेटेड आगा खा कप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो कि महिलाओं का ही है, गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है, ध्यानचंद ट्रॉफी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी से रिलेटेड हैं, अच्छे से आपको प्रिपेयर रखने हैं। फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी जो कि एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल से संबंधित हैं, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्रिकेट की बात की जाए तो इससे संबंधित रणजी ट्रॉफी आपका राष्ट्रीय चैंपियनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड हैं, अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। टेबल टेनिस से रिलेटेड कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो बारना बेले कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है, महाराजा दोस्तों जयलक्ष्मी कप जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, राजकुमारी चैलेंज कप जो कि जूनियर महिला का है, और रामानुज ट्रॉफी जो कि जूनियर पुरुष का है। नेक्स्ट बैडमिंटन से रिलेटेड देखेंगे तो आपका नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया, बास्केटबॉल से संबंधित तो नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया, पोलो से संबंधित तो एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया, और गोल्फ से संबंधित देखेंगे तो वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? जनरल साइंस में दोस्तों जो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है आपका बायो का टॉपिक, उसमें आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों विटामिन, वहाँ से आपका क्वेश्चन लगाया गया है। और विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए निकल सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके एक परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने कर दें। देखिएगा विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, मछली के लीवर ऑयल में डाइडेस कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। वह खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो भी विटामिन सी है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है तो विटामिन बी और सी है। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है तो विटामिन ए, डी, ई के है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, इस सीट को आप लोगों को अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं, जहां से आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों इसमें विभिन्न विटामिनों के नाम दिए गए हैं, उनके बाद में उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। आपका सुपर क्वेश्चन यहीं से निकलता है। और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों विटामिन ए की,
तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी व संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से कलोसिस होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। विटामिन सी की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी व मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो विटामिन के है। इस टॉपिक को यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि जगना से आती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है। रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और रिसेंटली करंट अफेयर्स के दोस्तों सुपर क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन था हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक से आती हैं। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, तो एनएस राजा सुब्रह्मण्य को। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है, तो 2 जून को। और जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो पीवी सिंधु को किया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 64.2 करोड़ लोगों ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया, तो तेलंगाना की। व जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है, तो दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विजय भारती सैनी को। वह 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने। और विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का मनाया गया, तो 5 जून को। नेक्स्ट, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सुशील कुमार सिंह को किया गया है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है, तो गौतम अडानी है। वह हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है, तो कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 का मनाया गया, तो 1 जून को। वह वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा, तो चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया, 31 मई को। और जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है, तो ये जेपी नड्डा को किया गया है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 साल में कब मनाया गया, तो 25 जून को। वह फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया, 7 जून को। वह जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई, तो एनवीडा है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 का मनाया गया है, तो ये 8 जून को मनाया गया। यहाँ तक दोस्तों आप लोग करंट को भी पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि और भी दोस्तों करंट के या फिर साइंस या फिर जीके के क्वेश्चन सेट करते हैं या फिर टाइपिक ऐड करते हैं, तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।